नीले विस्तृत आसमान और पहाड़ की चोटियों के बीच से एक टेढ़ी मेढ़ी सड़क अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। पहाड़ की गोद में जैसे सूरज ने अपनी जगह बना ली थी और अब विश्राम कर रहा था। स्टेशन से उतरते ही हमने एक गाड़ी तय की और उसमें मैं और विक्रम बैठ गए। उम्र में वह मुझसे करीब 5 साल बड़ा है, लेकिन बचपन से ही मेरा अपने ममेरा भाई विक्रम के साथ गहरा आत्मिक संबंध रहा है। जब विक्रम ने कॉलेज की नौकरी छोड़कर यह तय किया कि वह देश के अलग अलग ऑफबीट जगहों की खोज करेगा, तो मौसी यानी विक्रम की मां जोर जोर से रो पड़ी थी। बचपन से ही विक्रम को पैरानॉर्मल चीजों में बहुत दिलचस्पी थी। रहस्यमयी और अद्भुत घटनाएं मुझे भी बहुत आकर्षित करती हैं। शायद इसी वजह से मैं भी उसके साथ जुड़ गया। इतना क्या सोच रहा है? विक्रम ने मुझसे कुछ पूछना चाहा तो मैं उसकी ओर देखकर बोला, यहां क्यों आए हैं? ये तो तूने बताया ही नहीं। अरे, मेरे स्कूल का फ्रेंड रोहन सोलो ट्रैवलर कुछ महीने पहले टैसीगंग में आया था। होटल ना मिलने की वजह से मजबूरन डैफोडिल होमस्टे गया था। होमस्टे से लौटने के बाद उसका बर्ताव पूरी तरह से बदल गया था। वो किसी के साथ बात नहीं करता था, सिर्फ चुपचाप देखता रहता था। उसके घर वालों का कहना है उसके साथ ऐसा कुछ घटा था जिसकी वजह से उसका ये हाल हुआ है। हमारी गाड़ी हमें डैफोडिल होमस्टे से काफी पहले उतारकर पहाड़ के मोड़ में गायब हो गई। आसपास के घरों पर ताले लगे थे। हमने पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू किया। होमस्टे के सामने आकर रुक गए। अंदर से कोई हलचल नहीं थी। कोई है? कोई जवाब नहीं मिला। विक्रम ने बेवकूफ सी हंसी के साथ कहा, मैंने सुना है कोई केयरटेकर रहता है, लेकिन मालिक यहाँ नहीं रहता। देखते हैं क्या होता है। इतनी दूर आकर अगर ठहरने का इंतजाम न हुआ तो फिर हमें 3 घंटे का रास्ता तय करके नीचे लौटना पड़ेगा। लेकिन नीचे जाएंगे कैसे? गाड़ी कहां है? आसपास कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। मैं विक्रम से कुछ कहने ही वाला था कि तभी खट की आवाज के साथ दरवाजा खुला। करीब 50 साल का एक मध्यम आयु का आदमी सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर असंख्य सवाल झलक रहे थे। क्या चाहिए? विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, आज की रात गुजारने दीजिए। आसपास कोई होमस्टे खाली नहीं है। आदमी ने झुंझलाहट के साथ जवाब दिया, डैफोडिल बंद हो चुका है बहुत साल पहले। यहाँ कोई नहीं रहता। आप कहीं और चले जाइए। देखिए प्लीज, मेरे दोस्त के पैर में मोच आ गई है, चल नहीं पा रहा। कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी कि लौट जाएंगे। आज की रात अगर... विक्रम आगे बढ़कर बोला। रघु ने पीछे मुड़कर अंधेरे घर के अंदर कुछ पल देखा, फिर रास्ता छोड़ते हुए बोला, आइए। रघु ने एक कमरा खोलकर हमारे सामान अंदर रख दिया। वह आदमी बहुत गंभीर था, ज्यादा बात नहीं करता था। हमारे अंदर जाते ही कुछ देर बाद होमस्टे के बाहर एक औरत दिखाई दी। करीब 30 साल की उम्र, गोरी और पतली काया। उसने हमें बड़े शक से देखा। हम आगे बढ़े तो उसने सवाल किया, आप लोग? विक्रम की बनाई हुई कहानी फिर से दोहरानी पड़ी। बातचीत के दौरान पता चला कि उसका नाम रजनी है। डैफोडिल होमस्टे पहले मेरे पिताजी चलाते थे, अभी बंद हो चुका है। सिर्फ आप लोगों को दिक्कत में देखकर ही रहने के लिए दिया है, लेकिन कल सुबह होते ही चले जाना। दोपहर का खाना देकर रजनी चली गई। घर के अंदर काफी अंधेरा था। सूरज की रोशनी वहां तक पहुंच ही नहीं पाती थी।
रास्ते की थकान के कारण दोपहर का खाना खाकर मैं सो गया था। दीवार पर टंगी ग्रैंडफादर क्लॉक ने ठन ठन करते हुए 8 बार घंटा बजाया। बहुत देर तक सोया रहा था मैं और विक्रम बाहर आए तो देखा पूरा घर गहरे काले अंधेरे में लिपटा हुआ है। कहीं कोई रोशनी नहीं। दीवार टटोलकर स्विच दबाते ही नीली सी हल्की नाइट लाइट जल उठी। उस हल्के उजाले में ऐसा लगा जैसे गलियारे के अंत में कोई खड़ा हमें देख रहा हो। मैंने सोचा शायद रजनी आई होगी, लेकिन वो बस एक जगह स्थिर खड़ी थी। हम उसकी ओर बढ़े। गलियारे के अंत में लकड़ी की सीढ़ियां ऊपर दूसरी मंजिल तक जा रही थी। मैं आगे बढ़ा और सीढ़ियों के पास पहुंचकर देखा, वहां कोई नहीं था। चारों ओर सन्नाटा और अंधेरा। मैं सोच ही रहा था कि सीढ़ियां चढ़ूं या नहीं, तभी मुझे महसूस हुआ कोई नुकीली चीज मेरे पैर के ऊपर से निकल गई। मेरे मुंह से हल्की चीख निकली, आ! विक्रम मेरी आवाज सुनकर दौड़ आया। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई। पैर पर खरोंच के निशान थे और खून की कुछ बूंदें बह रही थीं। पैर के पास ही बालों का एक गुच्छा पड़ा था। विक्रम का चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, अरे, इस घर में एक बेसमेंट है, उसको ढूंढ के निकालना है। रोहन नींद में उस जगह की ही बात करता था। लंबे गलियारे के अंत तक कुछ आगे बढ़ते ही बेसमेंट दिखाई दिया। दरवाजा बंद था, लेकिन दरवाजे की दरार से फीकी पीली रोशनी झांक रही थी। बहादुरी जुटाकर मैंने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया। बिना किसी आवाज के दरवाजा खुल गया। अंदर एक दीपक जल रहा था। उसी रोशनी में मैंने देखा कि फर्श पर एक वृत्त बना हुआ था। उसके बीच में एक त्रिभुज अंकित था। उस त्रिभुज के एक कोने में एक व्यक्ति काले कपड़े पहने बैठा था। बाकी 2 बिंदुओं पर पहले ही कुर्सियां रखी गई थीं। कमरे के कोने पर नजर पड़ी तो जमा हुआ अंधेरा जैसे थोड़ी देर के लिए हिल उठा। आओ, अंदर आ जाओ। तुम्हारे लिए ही तो इंतजार कर रही हो। मैं मंत्र मुग्ध की तरह आगे बढ़ रहा था कि तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया। पीछे मुड़कर देखा तो रघु डरावना चेहरा लिए खड़ा था। विक्रम और रघु दोनों मिलकर मेरा हाथ खींच रहे थे ताकि मैं बेसमेंट में न उतर पाऊं। लेकिन उस आवाज की अद्भुत खींचाव शक्ति क्या बताऊं। मेरे शरीर में जैसे 10 हाथियों की ताकत आ गई हो। धक्का देकर मैंने उन्हें गिरा दिया। सीढ़ियां उतरते हुए मैं उस महिला के सामने खड़ा हुआ और उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था कि तभी लगा छत से कुछ मेरे ऊपर झपट पड़ा। फिर कुछ याद नहीं। जब होश आया तो मैं होमस्टे के एक और कमरे में पड़ा था। छत से एक पीली बल्ब लटक रही थी, लंबी तार से। रजनी और विक्रम चिंता भरी नजरों से मेरी ओर देख रहे थे। मैं उठकर बैठा तो रजनी ने सवाल किया, अब कैसा लग रहा है? मैंने सिर हिलाया और कहा, मैं ठीक हूं। लेकिन उस बेसमेंट में क्या था? रजनी के चेहरे पर रात का अंधेरा उतर आया। उसने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, इस वजह से ही हमने डैफोडिल्स बंद कर दिया। यह किसी को रहने नहीं देगी। अब दोनों जिसको देखा वो मेरी माँ है। मेरे पिताजी नौकरी के लिए ताशिगांव आए थे। माँ के साथ मुलाकात हुई। धीरे धीरे वो दोनों प्यार में पड़ गए। पिताजी फैमिली के खिलाफ होके शादी कर ली। शादी के कुछ दिन बाद पिताजी को पता चला कि मेरी माँ कोई आम औरत नहीं थी। वो एक दागियाली चुड़ैल थी। दागियाली क्या है? हिमाचल में दागियाली नाम से सब डरते हैं। गांव से
मर्दों को उठा के ले जाते थे चुड़ैल। उन मर्दों के साथ संपर्क बना के संतानों को जन्म देती थी। ये संतान इंसानों जैसे दिखते थे पर होते नहीं थे, और इन्हें हम दागियाली चुड़ैल कहते हैं। खतरनाक और बहुत चतुर, ये इंसानों की जीवन शक्ति छीनकर बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं। पहले औरतों को चुड़ैल समझकर जला दिया जाता था। उनके परिवार में कुछ लोग बदला लेने के लिए डायन विद्या का प्रैक्टिस करते थे, और इसी से दागियाली चुड़ैल का जन्म हुआ। दागियाली चुड़ैल लोग कई युगों से इसी इलाके में लोगों की नज़र से छुपे हुए रहते थे। इस इलाके में एक उत्सव होता है जिसे दागियाली उत्सव कहते हैं। उस दिन सब लोग घर के बाहर दिया, हल्दी, सरसों और नमक छिड़का कर रखते हैं। अगर घर के बाहर दिया, सरसों और नमक हो तो कोई डायन घर के अंदर नहीं आ सकता। मैं अपनी माँ को देखता था। उस दिन वो जैसे पागल सी हो जाती थी। पापा को डर था कि अगर गांव वाले जान गए तो माँ को जिंदा जला देंगे। इसीलिए पापा ने सुनसान जगह पर एक घर खरीद लिया और रहना शुरू कर दिया। माँ को घर के बेसमेंट पे बंद करके रखा जाता था। रोजगार के लिए पापा ने होमस्टे बिजनेस शुरू किया। मुझे कुछ नहीं पता, बचपन से ही सुना था कि माँ बीमार है, इसीलिए उसे बंद करके रखा गया है। लेकिन जब भी होमस्टे में मेल गेस्ट आता, माँ उससे किसी अजीब तरीके से बुला के ले जाती। पापा पागल जैसे हो गए थे। एक सुबह जब मैं उठी तो देखी पापा ने फैन से माँ की साड़ी लटका कर सुसाइड कर लिया है। माँ कहीं भी नहीं मिली। बाद में घर में ढूंढा लेकिन वो गायब थी। मुझे नहीं पता उस रात क्या हुआ, पर माँ फिर कभी नहीं मिली। लेकिन कई लोगों ने कहा उन्होंने बेसमेंट में माँ को देखा। सब बहुत डरते थे। डैफोडिल होमस्टे बंद करना पड़ा। रजनी बाहर चली गई, लेकिन कुछ ही समय पहले वाले भयानक अनुभव की यादें मेरे दिमाग से मिट नहीं रही थी। मैंने देखा कि विक्रम कमरे के चारों ओर नमक छिड़क रहा है। ये सब क्या कर रहे हो? रजनी क्या कहा सुना नहीं? मुझे लगता है दागियाली इस घर में ही कहीं छुपी है। आज रात जैसे तैसे निकाल लेते हैं, सुबह यहाँ से चले जाएंगे। रात काफी गहरी हो चुकी थी। कोई बार बार दरवाजे पर दस्तक दे रहा था और फिर चला जा रहा था। झुंझलाकर मैंने दरवाजा खोला। देखा होमस्टे की मालकिन रजनी कमरे के कोने में खड़ी है। उसकी आंखें हरे रंग में चमक रही थी। दांतों रहित मसूड़े बाहर निकले हुए थे और वह बेहद घिनौने अंदाज में हंसते हुए कह रही थी, आओ, इधर आओ, मेरे पास आओ। मैंने विक्रम का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। वह मुझे खींचते हुए गलियारे के रास्ते भागने लगा। इसका मतलब था कि कुछ ही समय पहले रजनी ने जो कुछ कहा था वह सब झूठ था। रजनी ही असली दागियाली चुड़ैल थी। रजनी का शरीर हवा में तैरते हुए हमारी ओर बढ़ रहा था। कोई चारा न देखकर हम किसी कमरे में घुस गए और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। तभी क्रोधित चीख के साथ जमीन पर कुछ भारी गिरने की आवाज आई। कमरे में जाकर देखा, रघु कमरे के कोने में बैठा कांप रहा था। चले जाओ, आप लोगों को देख के वो चुड़ैल फिर से जाग गई है। भाग जाओ, भागो भागो। झूठ मत बोलो, वो रजनी है। नहीं, आप गलती कर रहे हैं। रजनी अपनी माँ की तरह ही दिखती है। उसकी माँ चुड़ैल की संतान है, दागियाली।
हम उस कमरे में फंस गए थे। चारों ओर चारों तरफ दीवारें थीं और उनके बीच हम दोनों बैठकर रह गए। मेरे पास कुछ कहने की भी ताकत नहीं थी। आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी थी। अचानक कहीं से रजनी कमरे में आ गई। कहां से आई ये पता नहीं। हमारे चेहरे की दशा देखकर रजनी बोली, सब माँ के बनाए हुए माया जाल है, आप लोग जल्दी से आ जाओ। कहते ही वह दौड़ने लगी। हम अपनी थकी हुई शरीरों को खींचते खींचते उसके पीछे भाग रहे थे। वह जैसे हवा में तैरती हुई आगे बढ़ रही थी। विक्रम ने कहा, क्या ये कोई भ्रम है? वो रुक गया। तभी पीछे से रघु ने कहा, अभी सोचिए मत, भागो, अभी यहाँ से भाग जाओ, भाग जाओ। एक हरी रोशनी जैसे हमारे पीछे पीछे दौड़ रही थी। उसकी हरी आंखों से घृणा की लहरें झर रही थी। फिर मैंने रघु की आवाज फिर से सुनी, गलती से भी उधर मत देखना, वो आप लोगों को सम्मोहित कर लेगी, मत देखिए। उसी वक्त जोर की बिजली चमकी और हमने देखा कि हम रजनी के पीछे पीछे चलते हुए होमस्टे के बाहर आ पहुंचे हैं। रात का अंधेरा कुछ हट चुका था, लेकिन सुबह अभी नहीं हुई थी। मैंने रजनी से कहा, अगर आप और रघु नहीं होते तो आज हम जिंदा नहीं बच पाते। रजनी हैरानी से पूछी, कौन रघु? इस होमस्टे का केयरटेकर रघु। रजनी ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, रघुनाथ शर्मा मेरे पिताजी थे। 20 साल पहले ही वो गुजर गए। जैसे ही सुबह की रोशनी फैलने लगी, हम पहाड़ी रास्ते से उतरते हुए मैदान की ओर चले गए। पीछे छूट गया डैफोडिल होमस्टे, जैसे पहाड़ की गोद में कोई राज सो गया हो।